मायावती जी ने भी चुनाव के बाद एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट उनका नवाब मलिक को लेकर है। नवाब मलिक जो महाराष्ट्र में ईडी ने गिरफ्तार किया, जो महाराष्ट्र के टंगड़ी सरकार में मंत्री हैं, और जिन पर दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्ते रखने, उनका बिजनेस चलाने, यानी अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ता रखने का पूरा पूरा आरोप है उन पर। हालांकि उनकी पूरी एनसीपी पार्टी है, अगर देखें तो वो बोरा कमेटी की रिपोर्ट अगर आ जाए तो पूरी पार्टी ही गिर जाएगी डी गैंग के साथ। लेकिन फिलहाल नवाब मलिक जेल में है। अब मायावती जी ने कहा कि उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा के आम चुनाव को प्रभावित करने के लिए देश में कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी महाराष्ट्र में चल रही जांच एजेंसियों की गतिविधि को लेकर जो भी कुछ हो रहा है वो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता जरूर सतर्क रहे। अब ये नवाब मलिक एनसीपी की कोई पैठ तो है नहीं यूपी में, तो एनसीपी पे कार्रवाई का मायावती क्यों विरोध कर रही हैं? ये तो यूपी की पार्टी है, और इसका यूपी के चुनाव में कितना असर होगा मुझे तो नहीं लग रहा। आपको क्या लग रहा है इसमें? नहीं सर, वो दरअसल असल में ये जो मुस्लिम फैक्टर है, ये एक बड़ा फैक्टर है ना। और वो उसका जो आप ये देखिए कि जो तीनों पार्टियां हैं, और अगर हम उसमें कांग्रेस को भी जोड़ लें, चारों पार्टियां हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा टिकट जो है वो बहन जी ने दिया है। और इस बार तो सपा ने भी उतना टिकट नहीं दिया है। तो ये सीधे तौर पर वो उस मतदाता को लुभाना चाह रही हैं, ये इस तरह का बयान देकर। मैं तो यही समझ पा रहा हूं, बाकी और कोई कारण नहीं समझ में आता है। और दूसरी चीज, एक चीज और मुझे ध्यान आई, वो बड़े महत्वपूर्ण है, जो सीधे तौर पर इस ट्वीट से जुड़ती है, वो ये कि नवाब मलिक उसी इलाके के रहने वाले हैं जहां पर 5वें चरण में चुनाव होने जा रहा है। मतलब उनका जो मूल है वही बलरामपुर में। वो उनके पिताजी यहां से गए थे, तो उनका परिवार यहीं का है। आपने एक बात ठीक कहा, उनका परिवार यहीं का है। हाँ, एम फैक्टर के बारे में मुझे, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कहा है कि भाजपा एजेंसी का दुरुपयोग कर लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे में फंसाती है। इधर इन लोगों का जो चकल्लसबाजी का जो बड़ी टीम है एनडीटीवी, उन्होंने भी नवाब मलिक को एकाएक मुस्लिम घोषित कर दिया है। भाई आप दिखाइए ट्वीट, और आपको देखिए नवाब मलिक मुस्लिम फेस ऑफ शरद पवार। मतलब एकाएक अजरुद्दीन अगर सट्टा खेल रहा हो, वो कप्तान बना रहा, कोई बात नहीं, पकड़ा गया का मुस्लिम है। नवाब मलिक दाऊद के साथ रिश्ते निभाते, भैयारी निभाता रहो और धंधे चलाता रहो, पकड़ा गया का मुस्लिम है। और एनडीटीवी ये काम, एनडीटीवी का एक और ट्वीट आपको दिखाता हूं कि जब एनडीटीवी पहलू खान की या मोहम्मद अखलाक था तो नाम लिख लिख के, और जब ये कर्नाटक में हर्ष मरा उसका नाम गायब कर देता है। तो ये जो पूरा बिरादरी है जिसमें ये पंचमक्कार मीडिया है, पंचमक्कार नेता है, ये हर बात में एम क्यों करते रहते हैं? इनका और कोई काम नहीं है नफरत पैदा करने के अलावा? और क्या सारा एम वोट ही इनका फोकस है, सारा एम व्यूअरशिप भी इनका फोकस है? इनके लिए देश के और जनता कोई मायने नहीं रखती कि अपराधियों को भी एम से जोड़ते रहते हैं? नहीं सर, बड़ी समस्या इन लोगों के साथ यही है ना, जब कोई भी कहता है कि फलाना पार्टी सांप्रदायिकता फैला रही है और ढिमकाना पार्टी सांप्रदायिकता फैला रही है, तो असल में सबसे बड़ा जो डिवीजन का काम कर रहे हैं वो यही लोग कर रहे हैं। ये जो है, ये तुरंत आप उसका धर्म बता देंगे, तुरंत जाति बता देंगे, और इससे ये जब ये लोग कहते हैं ना गुड जर्नलिज्म, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई गुड जर्नलिज्म है। आप जब जर्नलिज्म, ये जब आप इस तरह का खबर में इस तरह की, मतलब आप उसकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, धार्मिक जो उसकी पहचान है, उसे आप उजागर करके दो धर्मों में किस तरह का आप मतभेद कराना चाहते हैं, सवाल ये है। और जब आप ये लिख रहे हैं मुस्लिम फेस, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अब ये आप कहना क्या चाहते हैं कि किसी को, इनका कहने का मतलब फिर वहां ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। ये सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आरोप देवेंद्र फडणवीस ने लगाए थे वो आरोप दस्तावेजी थे, और वो आरोप आज से 4 महीना पहले, मुझे लग रहा है 4 महीना नहीं, दीपावली के पहले की बात है जब उन्होंने आरोप लगाए थे। और
उन और आरोपों जितेंद्र की जी, जांच पड़ताल हुई होगी। नवाब मलिक का तो दामाद भी पकड़ा गया था उससे बहुत पहले, सफेद पुड़िया लेते हुए, पुड़िया गैंग में शामिल था। ये तो खानदान ही ऐसा था, इसका चुनाव से क्या लेना है जो। वही चीज तो, अब अगर अगर कोई गलत काम कर रहा है और उसमें उनको संदेह संदेह क्या, उनको तो कहा यहां तक जा रहा है कि ईडी को तो बाकायदे एविडेंस मिले हैं और उसी एविडेंस के आधार पर रिमांड मिली है। क्योंकि हम्म कोर्ट तो हवा में किसी का रिमांड नहीं देगा ना कि हाँ ठीक है चलो तुम चाहते हो तो ले जाओ, नहीं, कोर्ट के सामने कागज रखे गए होंगे और कहा जा हम्म रहा है कि उसमें उनके पास इस तरह के एविडेंस हैं जिस पर फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक है आप इसको इनको रिमांड पे ले जाइए। मतलब और अब आप जो है हर जगह विक्टिम कार्ड खेलिए, तब तो फिर वो अलग ही मसला है। मतलब आप ये देखिए कि डी गैंग से कनेक्शन, 300 करोड़ का प्रॉपर्टी सिर्फ 55 लाख में खरीदता है नवाब मलिक। और ये किसको कौन देगा 300 जी करोड़ की प्रॉपर्टी 55 लाख में, और उस पर कार्रवाई करे तो मायावती जी, अखिलेश जी, एनडीटीवी जी, इनको मुस्लिम याद आ जाता है। यही यही तो सर सबसे बड़ी चीज है हमको और इसीलिए और इसीलिए हमारा ये जितेंद्र जी, मानना है कि जितेंद्र जी एक और फैक्ट बता देता हूं जी कि इस मामले में जो पहली एफआईआर है, फर्स्ट एफआईआर, मायावती जी, अखिलेश जी और एनडीटीवी जी, सुन लें, पहली एफआईआर 10 जनवरी 1995 को हुई थी। भाजपा तो वजूद में भी नहीं थी, मतलब सत्ता में भी नहीं थी। जी 10 जनवरी ना ना केंद्र में ना 1995 को हुई महाराष्ट्र थी। में। रहमान खान नामक शख्स ने तब नवाब मलिक के खिलाफ केस दर्ज कराया था। 10 जनवरी 1995, 90 के दशक में, यानी गिरफ्तार होते होते उनको 27 साल हो गए, गिरफ्तार होते होते 27 साल लगे। इसमें मैं एक बात मैं बता दूं, जो रिपोर्ट है, मैं एक लाइन ये बता देता हूं। 10 जनवरी 1995 का ये एफआईआर है और इस एफआईआर में 300 करोड़ की संपत्ति का जुड़ा हुआ मामला है। ईडी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक मुनीरा प्लम्बर नाम की महिला की 300 करोड़ की प्रॉपर्टी डी गैंग के जरिए धमकाकर नवाब मलिक ने हड़प ली। इस संपत्ति को हड़पने के लिए सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी का इस्तेमाल किया गया। इस कंपनी का स्वामित्व नवाब मलिक के परिवार के पास है। कंपनी को हसीना पारकर सहित डी गैंग के कई सदस्य कंट्रोल करते थे, यानी नवाब मलिक की फैमिली में दाऊद इब्राहिम की बहन दाऊद इब्राहिम भी शामिल थे। यानी नवाब मलिक का उपयोग संपत्ति हड़पने के लिए, और या नवाब मलिक ने संपत्ति हड़पने के लिए डी गैंग का इस्तेमाल किया और डी गैंग ने इनका इस्तेमाल किया। ईडी में मुनीरा प्लम्बर ने ईडी को जो बयान दिया उसमें कहा है कि मुंबई के कुर्ला में गोवाला कंपाउंड के तौर पर जानी जाने वाली जगह उनका करीब 3 एकड़ का प्लॉट था। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनकी प्रॉपर्टी डी गैंग के सदस्य सलीम पटेल ने किसी थर्ड पार्टी को बेच दी। मुनीरा ने आरोप लगाया कि 18 जुलाई 2003, देख लीजिए 95 के बाद 3, 18 जुलाई 2003 के बाद संपत्ति के किरायों को लेकर कोई हस्ताक्षर नहीं किए गए, न ही उन्होंने संपत्ति किसी को बेची थी। फिर मुनीरा ने ईडी को बताया कि सलीम पटेल ने उसकी संपत्ति से कब्जा खाली करवाने के नाम पर उससे 5 लाख रुपए लिए और उन्होंने सलीम को संपत्ति बेचने के लिए कभी नहीं कहा। मुनीरा ने बयान में बताया कि सलीम ने अवैध तरीके से संपत्ति किसी तीसरे पक्ष को बेच दी और सलीम का संबंध अंडरवर्ल्ड से है, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्हें डर था कि उनके और उनके परिवार को मार डाला जाएगा। एक आरोपी और औरंगाबाद जेल में भी बंद है 2011 में जो है, और ये हसीना पारकर के निर्देश पे बड़ा लंबा एफआईआर है। यानी मायावती जी, जो जितेंद्र जी कह रहे हैं, मायावती, अखिलेश यादव, ये सब सिर्फ एम वोट के लिए नवाब मलिक के अपराध में, यानी दाऊद इब्राहिम के साथ भी ये हाथ मिला लेंगे। ये इतने बड़े राजनेता हैं, राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक के राव जी का सवाल था कि बोहरा कमेटी, आपने तो भी लिखी है, बोहरा कमेटी रिपोर्ट ही क्यों नहीं जारी कर दी थी सरकार, ये सारा एनसीपी साफ हो जाएगा, एक एक गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर यही तो कांग्रेस भी चाहती है कि बोरा कमेटी की रिपोर्ट आ जाए।
साफ हो जाएगा। एनसीपी तो भारत के नक्शे से ही साफ हो जाएगा।